इस उपन्यास का अगला अध्याय है एक और प्रभावती गुप्त। ब्रह्मगुप्त को सम्राट बनाने का निर्णय सम्राट बुद्धगुप्त के लिए आसान नहीं था। जब उन्होंने अपना यह विचार सभा के समक्ष रखा था तो कुल बांधवों ने जिस तरह से प्रखर विरोध किया था और जिस तरह से पीठ पीछे दुर्भिसंधियां की थी वे बेहद अप्रिय थी। कोई सत्ता के लिए इतना कैसे गिर सकता है, यह सोचकर सम्राट निरंतर अवसाद का शिकार होते गए थे। यह अवसाद उस समय चरम पर पहुंच गया जब उन्होंने अपने सबसे प्रिय पुत्र और घोषित सम्राट को कसाई वस्त्र में देखा था। इसके बाद उनकी पुरानी ऊर्जा जाती रही, सोचने समझने की शक्ति भी क्षीण होने लगी। उनके सबसे निकट सलाहकार महामात्य शर्वरीक ने उन्हें सुझाव दिया कि युवराज ब्रह्मगुप्त के पुत्र को सम्राट घोषित करें। सम्राट ने कहा कि इससे पड़ोसी राज्यों में गलत संकेत जाएगा और वे गुप्त साम्राज्य को हथियाने के विषय में विचार कर सकते हैं। सामंत अपनी स्वतंत्रता की घोषणा भी कर सकते हैं। कुमारामात्य शर्वरीक ने कहा कि नवजात शिशु सम्राट होंगे, लेकिन उनकी संरक्षक राजकुमारी विशाखा होंगी। बरसों पहले ऐसा ही तो हुआ वाकाटक साम्राज्य में। सम्राट की मृत्यु पश्चात महारानी प्रभावती ने शिशु सम्राट के संरक्षक के रूप में बड़ी भूमिका निभाई थी। सत्ता यदि वाकाटक कुल के किसी अंश के हाथ में हो तो वाकाटक साम्राज्य के रूप में एक मजबूत कवच भी गुप्त साम्राज्य के लिए मिल पाएगा और हूणों की आक्रमण की दशा में उनसे सहयोग भी। सम्राट बुद्धगुप्त ने कहा कि मंत्री परिषद की बैठक बुलाई जाए, इस पर चर्चा होगी और इसके बाद मैं नवजात शिशु के राज्यारोहण की घोषणा करूंगा। स्वस्ति मंत्रों के बीच शिशु सम्राट का राज्याभिषेक हुआ। इसके बाद नवजात शिशु का अभिभाषण पढ़ना था। अभिभाषण की बीती संध्या को शर्वरीक ने अभिभाषण का प्रारूप लिखकर राजकुमारी को दिया। राजकुमारी ने इस लिखित प्रारूप को पढ़ना विनम्रता पूर्वक अस्वीकार कर दिया। राजकुमारी ने कहा कि संरक्षक की भूमिका मेरी है और मुझमें यदि इसके विवेक का अभाव रहा तो जनता मुझे अस्वीकार कर देगी। मेरे पति की तरह मेरा भी यह दृढ़ मत है कि सम्राट की भूमिका का दायित्व उसे ही मिले जो इसके साथ पूरी तरह न्याय कर सके और इसके लिए आवश्यक विद्वता रखता हो। शर्वरीक ने राजकुमारी का निर्णय सम्राट के समक्ष रख दिया। सम्राट ने कहा, शर्वरीक, जीवन भर तुम्हारी सलाह पर चला हूं। जीवन के इस अहम मोड़ पर अब ऐसा दुस्साहस नहीं कर सकता कि तुम्हारी सलाह के विरुद्ध कोई निर्णय लूं। राजकुमारी को संरक्षिका बनाने का तुम्हारा निर्णय था, अब मैं इसके साथ दृढ़ हूं, इसके परिणाम चाहे जैसे भी हों। अभिभाषण की शुरुआत राजकुमारी ने की। मगध के विद्वान मंत्रियों और विद्वत परिषद के सदस्यों, आपने इस महान साम्राज्य का नेतृत्व मेरे हाथ में सौंपा है। अपने पुत्र के संरक्षक के रूप में मैं इस साम्राज्य को धरोहर के रूप में सहेजने की कोशिश करूंगी। मेरे पति की तरह ही मेरा भी ये दृढ़ मत है कि राष्ट्र सर्वोपरि है। राजा की महत्वाकांक्षाएं, उसके सुख राष्ट्र के समक्ष गौण हैं। अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का बोझ राष्ट्र पर डालना पाप है। जब मैं छोटी थी तो मुझे हमारी पूर्वज प्रभावती गुप्त की कहानियां सुनाई जाती थी। प्रपितामह महाराज के दिवंगत होने के पश्चात कैसे उन्होंने शिशु के संरक्षण के लिए राजकाज संभाला। उस समय ऐसा नहीं लगा था कि मेरी भी यही नियति होगी। मैं उनके अभिलेख पढ़ती थी और उनके द्वारा जारी किए गए राज्यादेश भी मैंने देखे थे। प्रजा के लिए उनका गहन अनुराग, श्रमण जनों एवं सभी पंथों के लोगों के प्रति सद्भावना और राष्ट्र की चिंता का भाव उनके अभिलेखों में हमेशा झलकता था। मैं शपथ लेती हूं कि अपनी आखिरी सांस तक गुप्त साम्राज्य और भारतवर्ष की रक्षा करूंगी। हमारा धर्म हमें करुणा और अहिंसा की सीख देता है, लेकिन यह करुणा उनके लिए होनी चाहिए जो निर्बल हैं, साधु पुरुष हैं और सत्कार्य में लगे हुए हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम का संदेश दिया है।
मैं इसी संदेश पर आगे बढ़ूंगी। तथागत ने भी करुणा और अहिंसा का संदेश हमें दिया है। उनकी करुणा का अर्थ क्या है? तथागत की करुणा का अर्थ है हम केवल अपने भोग विलास के लिए जीवन व्यतीत न करें, अपितु बृहत्तर उद्देश्यों के लिए जिएं और दुख से पीड़ित सभी लोगों के आंसू पोंछ सकें। इतना सामर्थ्य अपने भीतर विकसित कर सकें। तथागत की अहिंसा क्या है? अपनी ओर से हिंसा का मार्ग नहीं चुनना। इसके बावजूद जो बुद्ध के विचारों की आत्मा को न समझते हुए केवल उनके शब्दों को ग्रहण करते हैं, उनके लिए मैं गीता का संदेश उद्धृत करना चाहूंगी। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। मैं क्षात्र धर्म निभाऊंगी। आशा करती हूं कि हम सब मिलकर इस महान राष्ट्र की परंपराओं को सहेजेंगे और इसे अगली पीढ़ी की ओर स्थानांतरित करेंगे। पालने में सो रहे अपने शिशु को देखकर राजकुमारी ने कहा। राजकुमारी की अभिभाषण का करतल ध्वनि से स्वागत हुआ। चकित भाव से सभी सभासद उन्हें सुनते रहे। अभिभाषण समाप्त होने पर सम्राट बुद्धगुप्त आगे आए और राजकुमारी के माथे पर अपना हाथ रखा। सभासदों को संबोधित करते हुए सम्राट ने कहा, कई बार विधाता का लिखा हमें समझ नहीं आता और हमारे अनुकूल परिणाम नहीं आने पर हम विधाता को दोष देते हैं। आज राजकुमारी का सुंदर और गौरवपूर्ण अभिभाषण सुनकर ऐसा लगा कि मगध के गौरव की रक्षा के लिए विधाता ने यह सही निर्णय लिया है। इस गंभीर घड़ी में राष्ट्र की रक्षा ऐसे ही संकल्पबद्ध हाथों से ही हो सकती है। बरसों पहले एक गुप्त राजकुमारी प्रभावती गुप्त ने संकट में पड़े वाकाटक साम्राज्य को संभाला था। हमारा यह ऋण वाकाटकों पर था। आज राजकुमारी विशाखा यह ऋण चुकाएंगी कि हम हमेशा इसके आभारी रहेंगे। सभासदों ने पुनः करतल अभिवादन कर सम्राट का सम्मान किया। शर्वरीक ने कहा, बहुत दिनों बाद सम्राट के चेहरे पर आशा की चमक दिखी है। यह घड़ी मगध के लिए बहुत शुभ घड़ी है।